उस दिन मॉन्स्टर्स ने मेरे घर पर हमला कर दिया और मेरे माँ बाप को मार डाला। उस दिन मैंने कसम खाई कि बड़ा होके मैं एडवेंचर बनूंगा और मॉन्स्टर्स को हंट करूंगा। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर क्रोम। इस दुनिया में इंसानों को मॉन्स्टर्स से बचने के लिए गॉड स्किल्स देते हैं। हर इंसान 12 साल का होने से पहले अपने अंदर एक स्किल अवेकन कर लेता है। ऑफ कोर्स स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है या बहुत बुरी। तो क्रोम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब 12वें साल में उसकी स्किल अवेकन हुई तो उसे प्रीस्ट ने देखा और पहली बार में कह दिया कि ये स्किल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तुम कभी एडवेंचर नहीं बन पाओगे। और ये सुनकर क्रोम का दिल टूट गया। और अब कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद। तो क्रोम एक पार्टी को एस्कॉर्ट कर रहा होता है। तो ये लाल बालों वाला बंदा जो कि इस पार्टी का लीडर है, जिसका नाम आर्थर है, वो क्रोम पर भड़क रहा होता है। तो बेसिकली वो क्रोम से बहुत चिढ़ता है। अब यहाँ पर रिवील होता है कि क्रोम की स्किल क्या है। तो क्रोम की स्किल का नाम है रिवाइवल। वो एक बार मर के जिंदा हो सकता है। तो बेसिकली उसके पास कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है या कोई ऐसा मैजिक जो एडवेंचरिंग के काम आए। लेकिन तब भी उसने अपने सपने को छोड़ा नहीं। वो अब एडवेंचर पार्टीज के लिए ऑड जॉब्स करता है, जैसे कि उनका सामान ढोना या मॉन्स्टर्स के कॉर्प्स में से क्रिस्टल्स निकालना वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा करते हुए उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी से कम है। इनफैक्ट वो खुश है कि वो कोई भी तरह से एडवेंचरर्स की मदद कर पा रहा है। लेकिन तभी आर्थर और उसके साथी क्रोम को चिढ़ाते हैं कि इसकी बहन एक बहुत अच्छी मैजिशियन है और कहाँ ये। तो इस पर क्रोम कोई रिप्लाई नहीं देता। लेकिन तभी आर्थर को एक प्रेजेंस महसूस होती है और उसे उसके सामने एक मॉन्स्टर अटैक करता हुआ दिखता है। लेकिन आर्थर तुरंत ही उसे अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से मार डालता है। और अब वो क्रोम को कहता है, जाओ और इस मॉन्स्टर की बॉडी में से मैजिकल स्टोन्स काट कर ले आओ। तो आर्थर के कहे अनुसार क्रोम ठीक वैसा ही करता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है। कई सारी आंखें पार्टी को घूर रही होती है। तो ये होते हैं बगबियर। वो भी इतनी बड़ी तादाद में। इनसे लड़ना इस पार्टी के लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये देखकर आर्थर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो क्रोम को एक खाई में धकेल देता है और खुद दूसरी तरफ बगबियर से दूर भाग जाता है और क्रोम से कहता है, हम सबके मरने से अच्छा है कि तू ही अकेला मर जा। और इसके बाद क्रोम को मिलती है एक दर्दनाक मौत। जस्ट इमेजिन, आपको जिंदा ही खा लिया जाए तो कितना दर्द होगा। ये सब होने के कुछ मिनटों बाद आर्थर की स्किल क्रोम की स्किल एक्टिवेट होती है, रिवाइवल। तो फिर क्रोम को अपने थॉट्स आने लगते हैं, क्या मैं जिंदा हूँ, कितना टाइम बीत गया है, वगैरह वगैरह। और फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उसके सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ है। वेट, ये तो उसका हाथ है। और फिर वो जब खुद को एक आईने में चेक करता है तो वो पाता है कि वो एक वाइट बन गया है। और जब वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है तो बोल भी नहीं पा रहा होता है। फिर वो कुछ जानने के लिए अपना स्टेटस विंडो चेक करता है तो उसमें लिखा आता है कि उसकी स्पीशीज ह्यूमन से बदल के वाइट हो गई है और उसका लेवल 1 है। तो वाइट दरअसल किसी भी रिसरेक्टेड मॉन्स्टर को कहते हैं जिनके बोन्स के अंदर ईविल होता है। ये बहुत ही वीक मॉन्स्टर होते हैं और इनमें लिटिल टू नो इंटेलिजेंस होती है। तो ये जानकर पहले तो क्रोम को बहुत गुस्सा आता है और वो ये भी समझ नहीं पा रहा होता है कि वो इंसान के बजाय वाइट के रूप में क्यों रिवाइव हुआ। मे बी इस प्लेस का असर है या फिर कुछ और, जो कि हमें मानवा में आगे पता चलेगा। अब क्रोम शौक मना रहा होता है कि ये क्या हो गया। अब उसे उसके दोस्त और फैमिली छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एडवेंचरर्स ने उसे देख लिया तो वो तो उसे मार डालेंगे। और वाइट इतना कमजोर मॉन्स्टर है कि डंजन के मॉन्स्टर्स उसे मार डालेंगे। और उससे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि कैसे आर्थर की पार्टी ने उसे धोखा दे दिया। और अब उसे याद आता है कि उसकी छोटी बहन ने कहा था कि एडवेंचरिंग उसके लिए नहीं है और उसे बहुत पहले इसे छोड़ देना चाहिए था। और अब उसे अपनी छोटी बहन की याद आ रही होती है और वो सोचता है कि उसकी छोटी बहन सही ही थी, ये मेरी गलती है कि मैंने इस पाथ को चुना। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो सकते हैं और इवॉल्व होने के बाद उनके पास कई सारी स्किल्स भी आती है। तो बेसिकली वो लेवल अप कर सकता है। और ये जानकर अब उसका चेहरा खिल जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो लेवल अप करेगा
और फिर एडवेंचरिंग में दोबारा हिस्सा ले पाएगा जब उसका हुलिया थोड़ा बहुत इंसानों की तरह दिखने लगे। तो बेसिकली वाइट अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं और अनडेड यूजुअल इंसानों की तरह दिखते हैं। तो अब नई शुरुआत करने की ठान लेता है क्रोम और अब वो सोचता है कि अब उसे छोटे मोटे मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, लेकिन उसके पहले वो प्लान बनाता है जो कि मेरी मानिए इस मानुआ के सबसे ब्राइट पॉइंट्स में से एक है। तो अब मैं आपको वाइट्स की खासियत बता दूं तो दरअसल वाइट्स अपने से कोई लाइफ रेडिएट नहीं करते हैं, यानी कि अगर ये किसी के सामने पड़े हो तो कोई भी इसमें से लाइफ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और मॉन्स्टर्स उसे मरा हुआ छोड़कर जाने देंगे। तो इसी का फ़ायदा उठाकर कई दिनों तक क्रोम इस डंजन को स्काउट करता है कि किस तरह के मॉन्स्टर किस एरिया में रहते हैं, कौन सा मॉन्स्टर कहाँ जाता है, वगैरह वगैरह। और फिर एक दिन उसे एक जगह पर एक अकेला गॉब्लिन मिलता है जो कि लेवल 4 का होता है। तो फिर उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में से क्रोम उसके पीछे एक वार कर देता है और उसे मार डालता है और उसके मार डालने के बाद उसे 3 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं, जिसके बाद वो लेवल 1 से लेवल 3 का हो जाता है। जब क्रोम लेवल 5 तक पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीशीज वाइट से इवॉल्व होके कुछ और हो जाएगी और उसके स्किल्स भी बढ़ जाएंगे। तो हमारे बंदे को अब इस गेम में मजा आने लगा है, जैसे कि मुझे इस मानवा को पढ़ते हुए। अब दूसरे दिन उसका सामना होता है गॉब्लिन स्लग से, जो कि कमजोर मॉन्स्टर है लेवल 1 का। तो हमारा बंदा उसे एक खाई में गिरा देता है और उसके बाद उस पर तलवार से वार करके उसे भी मार देता है, लेकिन उसे इस बार सिर्फ 1 एक्सपी पॉइंट गेन होता है। अब क्रोम थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि अब लो लेवल मॉन्स्टर्स को मार के उसे कम एक्सपी मिल रहा है, तो ऐसे में उसकी लेवलिंग अब थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो अब उसे थोड़े ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स को हंट करना चाहिए, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन तब भी वो ठान लेता है कि वो ऐसा ही करेगा। वाइट बनने के बाद एक फ़ायदा उसे ये हुआ कि अब ना उसे नींद आती है ना भूख प्यास लगती है, तो वो इंडेफिनेटली लड़ाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रह रहकर उसे उसकी छोटी बहन कालमिया की याद आ रही है कि वो कैसी होगी, कहाँ होगी। ऑफकोर्स जो कि आनी चाहिए, लेकिन किसी तरह वो खुद को शांत करता है और वो ठान लेता है कि वो कालमिया के पास वापस जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए। लेकिन वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ रेड आई नाम का वुल्फ मॉन्स्टर आ धमकता है, जो कि लेवल 7 का होता है। तो डर के मारे क्रोम अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और डेड होना प्रिटेंड करता है। तो रेड आई उसे बस एक कॉर्प्स मानकर छोड़ देता है। तो क्रोम का लेवल है 3 और रेड आई का है लेवल 7। तो स्ट्रेट फाइट में तो क्रोम के पास कोई चांस नहीं है, तो उसे एक प्लान बनाकर इसे मारना होगा। तो अब क्रोम ठान लेता है कि एक बढ़िया सा प्लान बनाएगा। तो इसके बाद वो हर दिन रेड आई वुल्फ को स्काउट करता है कि ये कहाँ कहाँ जाता है और इसकी क्या क्या आदतें हैं। तो आखिरकार उसे एक प्लान मिल ही जाता है। तो एक दिन वो खाई के पास कुछ एडवेंचरर्स का सामान बिखेर देता है और खुद को डेड प्रिटेंड करके पड़ा होता है। तो बेसिकली वो चाहता है कि रेड आई ऐसा सोचे कि एक एडवेंचरर मारा जा चुका है, और रेड आई की आदत है कि वो मरे हुए एडवेंचरर्स का सामान सूंघने के लिए आता है, जैसा कि वो इस बार भी करता है। और जैसा ही वो करता है तो क्रोम उस पर पीछे से वार कर देता है और रेड आइस को खाई में धकेल देता है और खुद भी रेड आइस के साथ नीचे गिर जाता है। तो थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद रेड आइस मारा जाता है, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है, तो फॉल के कारण उसे काफ़ी चोट पहले ही आ गई होती है। लेकिन वजन कम होने की वजह से क्रोम को उतना फर्क नहीं पड़ता। तो अब 11 एक्सपी पॉइंट्स मिलने के बाद क्रोम का लेवल 3 से 5 का हो जाता है, यानी कि अब उसके इवॉल्व होने का समय आ गया है। तो अब वाइट इवॉल्व होके एक घूल मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो घूल भी एक अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका मेन खाना होता है लाशें, और इनके बड़े बड़े क्लॉज और बड़े बड़े दांते होते हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन एबिलिटी होती है रीजनरेशन, यानी कि ये अपना कुछ भी पार्ट रीजनरेट कर पाते हैं और किसी भी चोट से जल्दी उबर जाते हैं। और फिर जब वो खुद को पानी में देखता है तो ज़्यादा खुश है कि वो थोड़ा बहुत और इंसानों की तरह दिखने लगा है, जो कि उसका मेन एम है, वापस इंसानों की सोसाइटी में लौटने का। और इसके बाद उसके स्टैट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि ऑफकोर्स उसे और खुशी देते हैं। लेकिन उसके सामने एक चैलेंज है
कि अब उसे नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए लेवल 20 तक जाना पड़ेगा, लेकिन तब भी उसे करने मजा आ रहा होता है। ऑल राइट, लेट्स डू दिस। अब वो अपना अगला शिकार चुनता है मॉन्स्टर रैट लेवल 5 को, लेकिन इससे लड़ाई के दौरान उसे रियलाइज होता है कि वाइट के पंजे अब तलवार नहीं पकड़ पा रहे होते हैं क्योंकि उनमें बड़े बड़े नाखून लगे होते हैं। तो वो इस तलवार को चूहे पर फेंक देता है जिससे कि वो मर जाता है, और फिर थोड़ी बहुत हाथापाई के बाद वो चूहे को मार डालता है और जो चोटें उसे चूहे से आती है वो रीजनरेट कर लेता है और उन्हें हील कर लेता है। अब उसका लेवल 6 हो जाता है। इसके बाद उसे घूल की आदतों का असर होना महसूस हो रहा होता है, तो उसे मरी हुई लाश देखकर बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे चूहे की लाश को खाना पड़ता है और वो किसी पिज्जा बफे की तरह पूरी लाश को खा जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद लाश पचाकर वो उसका सामना होता है एक लेवल 14 ऑर्क से, जिसे मारने के बाद वो पहुंच जाता है लेवल 13 से 14 तक, यानी कि इस कुछ दिनों में उसने लेवल अप कर लिया है काफी। और इस प्रोसेस में उसकी रीजनरेशन स्किल ने उसका काफी साथ दिया है, यानी कि वो खुद की जान को हाथ पर रखकर लड़ाई कर सकता है क्योंकि वो किसी भी तरह की फेटल इंजरी से इंस्टेंटली रिकवर कर सकता है। और अनडेड होने के कारण उसे किसी तरह की थकान भी नहीं होती, ना ही सोने की जरूरत है, तो काफी कन्वीनियंट है। लेकिन अब भी रह रह के उसे अपनी छोटी बहन कालमिया के बारे में याद आ रहा होता है कि अब तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बन गई होगी, और ये भी हो सकता है कि वो खुशी हो कि उसका यूजलेस बड़ा भाई एक डंजन में मारा गया, लेकिन तब भी अपनी बहन को लेकर तो चिंता कौन नहीं करेगा। और यही सब सोचते सोचते उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो उस हलचल की डायरेक्शन में देखने जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या है, लेकिन उसे वहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं इंसान दिखते हैं, वो भी एग्जैक्ट टू बी 3, और उन इंसानों में उसे एक फैमिली सा चेहरा दिखता है जो कि होती है कैलमिया, उसकी छोटी बहन। और ये देखकर उसका दिमाग एकदम से शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। अब वो ना तो इंसानों से लड़ सकता है और ना वो इन तीनों का सामना कर सकता है, तो बेसिकली उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लान है कि वो बिना किसी को बताए यहाँ से कट ले। तो अब आते हैं कैलमिया और उसकी पार्टी पर। तो उसकी पार्टी में एक लड़का है जो कि कैलमिया पर किसी बात के लिए भड़क रहा है। तो बेसिकली बात ये है कि उसे लगता है कि उसे लीडर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कैलमिया का लेवल ज़्यादा है तो गिल्ड ने उसे लीडर बनाया है। तो बस बात यही है। तो किसी बात को लेकर ये पार्टी बहस कर रही होती है और ये सब क्रोम देख रहा होता है और उसे पसंद नहीं आ रहा होता है कि ये लड़का किस तरह से उसकी बहन से बात कर रहा होता है। तो इसी तरह वो कोई पत्थर गिरा देता है जिससे कि वो पार्टी अलर्ट हो जाती है कि कोई मॉन्स्टर आमने सामने है क्या। तो इसके बाद कालमिया अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करती है आइस एरो, जो कि क्रोम को हिट कर जाते हैं और अब क्रोम और उन तीनों का आमना सामना हो जाते हैं। लड़का कहता है ये तो एक घूल है, हमें इसे यहीं पर मार देना चाहिए एक बार में, लेकिन कैलमिया उसे सतर्क करती है कि इस पर तुम अकेले हमला मत करो, पहले हम इसे सेफली छोटे छोटे अटैक से घायल करके कॉर्नर कर देंगे, उसके बाद एक बड़ा अटैक करके इसकी जान ले लेंगे जिससे कि हमारी सेफ्टी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब मैं आपको इसकी पार्टी के बारे में बताऊंगा। तो इसकी पार्टी में जो लड़की है उसका नाम है लीना लेवल 15, इस लड़के का नाम है डेरेक लेवल 14 और कैलमिया अब एक लेवल 18 मैजिशियन बन चुकी है। लेवल 18 मैजिशियन से अटैक लेना अभी फिलहाल हमारे लेवल 14 क्रोम के लिए जानलेवा है, तो उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कालमिया की बात ये लड़का डायरेक्ट नहीं मानता क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अपनी फ्लेम स्वॉर्ड से इस पर हमला कर देता है। और उसके बाद वो लड़की भी उसे ज्वाइन करती है और अपने हथियार से उस पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह वो उसे डॉज कर लेता है और जो अटैक वो डॉज नहीं कर पा रहा होता है वो उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है और जल्दी फिर अपने हाथों को रीजनरेट कर लेता है। तो ये लोग उसे भागने नहीं देना चाहते और वो इन पर हमला नहीं करना चाहता। तो अब वो सोचता है कि उसे इंसानों के सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने दिमाग का। तो पास ही पड़े एक पत्थर को डायरेक्ट की तरफ क्लिक करता है जिससे कि वो कुछ देर के लिए चौंक जाता है और उसके बाद वो जल्दी से उसके पास आकर उसके सर के पीछे वार करके उसे बेहोश कर देता है और मौका पाकर वहां से भाग जाता है। वो भागता है डंजर के अंदर की तरफ क्योंकि गिल्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से एडवेंचरर्स को मॉन्स्टर्स को
गिल्ड के अंदर चेज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे खतरा बढ़ जाता है। तो वो होप कर रहा है कि ये लोग गिल्ड की बात मानेंगे, लेकिन डेरेक गुस्से में है और वो कैलमिया की भी नहीं सुनता और वो क्रोम को डंजन के अंदर चेस करने के लिए अंदर भागता है। और फिर क्रोम और इन दोनों की लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है। डॉजिंग और रीजनरेशन, किसी तरह क्रोम इनसे बच रहा है और वो इन पर हमला नहीं करना चाहता। अब जब वो लड़की इस पर तलवार से स्लैश करती है तो तलवार को ही पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। और फिर वो इस लड़की के पास आकर उसे भी बेहोश करने वाला होता है, लेकिन कैलमिया तभी अपने आई सैरो स्पेल का इस्तेमाल करती है, जो कि इस बार ठीक निशाने पर बैठते हैं और क्रोम के पैरों को जख्मी कर देते हैं और उसे अनेबल टू मूव कर देते हैं। तो यानी कि अब उन लोगों ने क्रोम को फंसा लिया है। अब कैलमिया अपने साथियों को कहती है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बचकाने डिसीजंस लिए और कई सारी गलतियां की, जो कि ऑफ कोर्स सही भी था, लेकिन इसी की वजह से क्रोम को मौका मिला कि वो थोड़ा बहुत इनसे दूर जा पाए। तो अब क्रोम अपने कटे फटे पैरों को रीजनरेट तो कर पाएगा, लेकिन उसमें उसे कम से कम कुछ मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये मिनट उसे मिलेंगे नहीं क्योंकि कैलमिया अपना एक बड़ा सा किलर स्पेल चार्ज कर रही होती है, आइस ट्राइडेंट, जो कि उस पर कुछ ही सेकंड में आकर उसका खेल खत्म कर देगा। लेकिन तभी वो अपने दोबारा दिमाग पर रिलाय करता है और सोचता है कि कैसे मैं अपनी छोटी बहन से बचूं, और ऐसे में उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा होता है। तो वो कुछ बोलने की सोचता है, तो बोलते बोलते वो अपनी बहन का नाम ही मुंह से निकाल देता है, कालमिया। और ये सुनकर कालमिया कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है और उसे अपने भाई की याद आ जाती है। तो ऐसे में उसका मैजिक टूट जाता है और इतने में उसका रीजनरेशन भी कंप्लीट हो जाता है और क्रोम वहां से भाग जाता है डंजन के अंदर। इतना सब घटने के बाद डेरेक, जो ऑलरेडी कालमिया से चिढ़ता है, वो उस पर और भड़क जाता है कि तुम इतना आसान टारगेट कैसे मिस कर गई। लेकिन कालमिया सोच रही होती है कि इस मॉन्स्टर को उसका नाम कैसे पता, क्या उसका भ्रम था या फिर ये उसका भाई था। एनीवे, कालमिया को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन क्रोम का प्लान वर्क कर गया और अब वो इनसे और दूर भाग गया। और अब एक जगह पहुंचकर क्रोम की सांस में सांस आती है कि इन लोगों ने उसका पीछा छोड़ दिया, और वो बहुत खुश भी है कि 3 हाई लेवल एडवेंचरर से बचकर वो किसी तरह भाग गया। यानी कि उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस भी कर ली है, खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है और बहुत ही खुश भी है। लेकिन तभी उसे अपनी बहन के बारे में ख्याल आते हैं कि डंजन खतरनाक हो सकता है और उसकी बहन अब भी उसकी छोटी बहन ही है, तो उसे उसका इस डंजन में ख्याल रखना होगा। वो ये जानकर बहुत खुश है कि वो लेवल 18 मैजिशियन बन गई है। तो कैलमिया को सबसे पहले एडवेंचरिंग करना उसी ने सिखाया था, लेकिन इतने कम समय में कैलमिया उससे बहुत ज्यादा आगे निकल गई। तो वो डिसाइड करता है कि वो बहुत दूर से इन लोगों पे नजर रखेगा, एग्जैक्ट टू बी कैलमिया, कि ताकि वो ठीक ठाक सलामत रहे। लेकिन जो वो देखता है वो देखकर वो बहुत डिसअपॉइंट होता है कि कैलमिया और उसकी पार्टी डंजन के और अंदर जा रहे होते हैं। तो डंजन के अंदर जाना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डंजन के अंदर माना और भी ज्यादा गाढ़ा से गाढ़ा होता जाता है, जहाँ पर और ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बहना, ये क्या कर रही हो तुम? अब सीन शिफ्ट होता है कालमिया की पार्टी पर। तो इन्हें रास्ते में एक डेड एडवेंचरर की बॉडी मिलती है और अब आर्थर पूछता है कि क्या अब हमें पीछे लौट जाना चाहिए, हम डंजन के बहुत ज्यादा अंदर आ गए हैं। लेकिन कालमिया कहती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, वो कई बार डंजन के इतने अंदर आ चुकी है और जब तक बाकी दोनों कालमिया का कहा माने तो कुछ भी अनिष्ट नहीं घटेगा। और इसके बाद तीनों डंजन के अंदर और जाते हैं, लेकिन तब भी बाकी दोनों साथी कालमिया के डिसीजन से खुश नहीं हैं और वो बार बार कालमिया को पीछे कहने का बोल रहे हैं। तो क्रोम समझ जाता है कि कालमिया ऐसी तो नहीं थी, वो ऐसे डिसीजन सिर्फ तब लेगी या तो उसको पूरा भरोसा हो या फिर वो किसी इमरजेंसी में हो। लेकिन फिर वही होता है जिसका डर क्रोम को होता है। एक लेवल 22 ऑर्ग जिसका हिट पॉइंट्स 96 है, वो उनकी पार्टी के सामने आ जाता है और अब हमारे साथी बहुत ही टेंस सिचुएशन में हैं। तो अब लेवल 22 ऑर्ग का सामना हमारी पार्टी से हो जाता है। तो अब क्रोम सोचता है कि कालमिया, तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए और भागने के दौरान कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो तुम लोग को बहुत चोट आएगी।
इस मॉन्स्टर का लेवल तुम लोगों के लेवल से बहुत ज़्यादा है और वो फिलहाल उनकी मदद करने के लिए सामने भी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी वो घूल है और उसे देखकर उसकी पार्टी उस पर ही हमला कर देगी और उसे मदद भी नहीं करने देगी। ये सब देखकर आर्थर और ज़्यादा डर जाता है और भड़क भी जाता है कि कालमिया को वैसा करना चाहिए था जैसा उसने बताया। लेकिन कालमिया कहती है शांत हो जाओ, मेरे मैजिक से मैं इस लेवल 22 और को भी डैमेज कर सकती हूँ, तो तुम बस जैसा मैं कहती हूँ मेरे प्लान का साथ दो। तो अपनी जान को हलक में पाकर क्रोम मान जाता है कि वो कालमिया का साथ देगा और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करता है और उसे फ्लेम्स में ढक देता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही वो मॉन्स्टर डेरेक पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी खुशकिस्मती से लीना आकर उसे उस अटैक से डॉज करा देती है। लेकिन ऐसा करते हुए लीना उसका अटैक अपने लेफ्ट हैंड पर ले लेती है, जिससे कि उसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है। और अब कालमिया जल्दी से अपने आइसेरुस से उस पर हमला कर देती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो ओर्ग अपने क्लब से ब्लॉक कर देता है। और एक आइसेरो जो कि उसके एब्स तक पहुंचता है वो उसके ऐप से टकराकर टूट जाता है, यानी कि उसकी स्किन बहुत टफ है। ये लोग उस पर किसी भी तरह कोई डैमेज करने में पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। और ये सब क्रोम देखकर और भी ज्यादा चिंता में हो रहा है कि कहीं कालमिया को कुछ हो ना जाए। लेकिन कालमिया अब भी काफी ज्यादा कंपोज्ड है और वो सोच रही होती है कि उसके पास अब भी उसका एस मूव आइस ट्राइडेंट है, तो अगर वो किसी तरह उसे ओगर पे मार दे तो जरूर मर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे ज़्यादा रिचार्ज टाइम लगेगा, तो बेसिकली उसके साथियों को उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम बाय करना पड़ेगा, जिसमें कि स्पेल पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाए। वहीं दूसरी तरफ डेरेक और लीना बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई लेवल मॉन्स्टर के सामने उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर गया है। और अब कालमिया उन्हें कहती है कि तुम दोनों जाओ और इसे थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करके रखो, तभी हम इसका कुछ कर पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सोचता है कि ये कहना इसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि इससे लड़ने तो हमें जाना है और मरने का खतरा तो हमें है, और ये पीछे खड़ी रह रहकर भाग भी तो सकती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ खुफिया खतरनाक प्लान आता है और फिर वो लीना को एक तरफ खींचकर उसके कान में कुछ खुसफुसाता है और लीना भी काइंड ऑफ अग्री कर लेती है। तो पहले तो दोनों उस ओगर पे चार्ज करते हैं और उसके कुछ मूव्स को डॉज कर देते हैं, और इसी दौरान कालमिया अपना आइस ट्राइडेंट चार्ज करने लगती है। और जैसे ही उसका स्पेल पूरी तरह कंप्लीट होने वाला होता है, लीना डेरेक को उठाकर अपनी स्किल लाइट बॉडी का इस्तेमाल करती है और दोनों कालमिया को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं कि अब तो ओगर का सारा ध्यान कालमिया पे है और इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भाग सकते हैं। तो लीना कहती है सॉरी कालमिया, लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुम हमें डंजन के इतने अंदर ले आई। और उसके बाद दोनों डिप कर जाते हैं। अब ये देखकर हमारे बंदे का गुस्सा छत तोड़ देता है कि इन लोगों ने उसकी छोटी बहन को धोखा दे दिया। एक बार तो खुद को धोखा देना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी छोटी बहन को नहीं। और अब वो ओगर कालमिया पर सीधा हमला करने आ रहा होता है, लेकिन कालमिया किसी तरह हड़बड़ाहट में आइस लेंस तब भी एक्टिवेट करके उस पर मार देती है, लेकिन उसका निशाना जरा सा चूक जाता है और वो बस उस मॉन्स्टर के हाथ को ही थोड़ा बहुत घायल कर पा रहा होता है। लेकिन इसी दौरान वो मॉन्स्टर कालमिया को अपने क्लब से मार देता है और कालमिया की हड्डी पसली टूट जाती है। तो इसके बाद भागते हुए डेरेक और लीना की आवाज क्रोम को आ रही होती है। तो लोग बता रहे होते हैं ये सारी कालमिया की गलती है, वो अपने भाई को ढूंढने के लिए डंजन के इतने अंदर तक उन्हें भी अपने साथ ले गई। उसे समझ जाना चाहिए था कि उसका भाई, जिसके पास कोई भी बेहतर स्किल नहीं है, वो तो मारा ही गया होगा, तो ये उसकी गलती है। तो ये जानकर हमारे बंदे क्रोम का दिल बहुत ज्यादा मूव हो जाता है कि ये तो उसे बचाने आई थी, लेकिन अब वही मरने वाली है। तो अब वो मॉन्स्टर कालमिया को मारने ही वाला हो रहा होता है, लेकिन कालमिया अब भी अपने भाई के बारे में सोच रही होती है कि ये कहाँ चला गया। लेकिन तभी अचानक से क्रोम आकर अपने हाथ से उस मॉन्स्टर का क्लब ब्लॉक कर देता है और अब वो पूरी तरह से रेडी है इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तो अब क्रोम और ओगर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तो दोनों के बीच लगभग 8 लेवल का डिफरेंस है, लेकिन क्रोम के पास एडवांटेज ये है कि ओगर का हाथ कालमिया ने काट दिया है और क्रोम का डिटर्मिनेशन हाई है कि वो अब यहाँ पर हार नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हारेगा
तो उसके साथ साथ उसकी बहना भी मारी जाएगी। तो अब वो अपने पंजों से ओगर पे हमला करने लगता है, जो कि उसे थोड़ा बहुत नुकसान कर पा रहे होते हैं और आसपास पड़े हुए पत्थरों और क्रिस्टल्स को भी वो ओगर पे मार रहा होता है कि किसी तरह ये मारा जाए। तो बेसिकली क्रोम का प्लान ये है कि जहाँ से उसका हाथ कटा है उस तरफ हमला कर करके ये उसे और ज्यादा चोटिल कर सकता है और मार सकता है, लेकिन तब भी उसकी अटैक पावर बहुत ही ज्यादा कम है और ये ओगर किसी भी तरह डैमेज होने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्रोम अब अपनी स्ट्रेटजी बदल लेता है कि उसकी अटैक पावर तो बहुत कमजोर है, तो वो इसके ब्लाइंड स्पॉट पर हर वक्त टारगेट नहीं कर सकता, तो उसे एक बड़ी ओपनिंग चाहिए होगी जिसके दौरान वो इस मॉन्स्टर के पास आकर उस पे एक बढ़िया सा ब्लो देकर उसे मार डाले। तो प्लान बनाता है कि वो एक अनडेड खूल है, तो उसका स्टेमिना तो खत्म नहीं होगा, भले उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा कम है, लेकिन ओगर जिसका एक ही हाथ है उसके मूव्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है और उसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं है, तो वो बहुत जल्दी इस क्लब को घुमाते घुमाते थक जाएगा और थकने के बाद उसे एक ओपनिंग मिल जाएगी। तो फिर वो यही करता है, वो अपना सारा ध्यान उसके क्लब को डॉच करने पर फोकस करता है और फिर ये बैटल और ज्यादा लंबी खिंच रही होती है और जैसे जैसे टाइम बीतता है ओगर की शक्तियां कम पड़ती जाती है क्योंकि उसे थकान हो रही है और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। तो अब ओगर बिना कुछ सोचे समझे क्रोम की तरफ झपटता है कि अब वो उसे कच्चा ही चबा जाएगा, भाड़ में जाए क्लब व्लब। और इसी मौके का इंतजार क्रोम को था, तो इस ओगर को चबाने के लिए क्रोम अपना लेफ्ट हाथ दे देता है। तो अब वो कहता है कि मैं अपनी रीजनरेशन स्किल से अपने हाथ को वापस उगा लूंगा, मैं अब तुम्हारे पत्थर जैसे हार्ड सर पे वार करके तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं इसी मौके का वेट कर रहा था कि जब तुम्हारी थोड़ी सी कमजोर गर्दन मेरे सामने आए और फिर उस पे मैं वार कर दूं। तो इसके बाद उसके गर्दन पे वार कर देता है अपने शार्प फैंग से और उसके बाद उस ऑर्क को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है, जिससे कि वूपिंग 120 एक्सपी पॉइंट्स हमारे क्रोम को मिल जाते हैं, जिससे उसका लेवल बढ़ के सीधा 18 तक हो जाता है। और ये सब होने पे क्रोम को भी विश्वास नहीं आ रहा कि उसने कैसे अकेले ही लेवल 22 ओवर को मार गिराया। और अब वो और भी ज्यादा थैंकफुल है अपनी स्किल को लेकर, रीजनरेशन को, कि फिलहाल किसने कितनी बार उसकी जान बचाई है। अब वो कैलमिया को अपने पीठ पर उठा लेता है और उसे डंजन से बाहर छोड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन चलते चलते उसे एक और एडवेंचर्स की पार्टी दिखती है। तो वो सोचता है कि अब इनसे ही अपना काम निकलवाया जाए, तो वो कैलमिया को एक तरफ रख देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि बेहोश कैलमिया पर अटैक कर रहा है। और ये देखकर वो एडवेंचरर्स कैलमिया को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे एडवेंचरर्स उसे नोटिस करते हैं वो फौरन डंजन के अंदर भाग जाता है और अब कैलमिया को होश आ जाता है। तो और बाकी दोनों एडवेंचरर्स पूछते हैं तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब भी उसे होश में नहीं आ रहा होता है। तो पूछती है मेरे साथ क्या हुआ? तो बताते हैं कि एक घूल ने उस पर हमला कर दिया था और उन दोनों ने उसे बचाया, लेकिन वो पूछती है कि घूल का क्या हुआ, उस सोगर का क्या हुआ, उसे किसने मारा और वो यहाँ कैसे पहुँच गई। और रह रहकर उसे अपने भाई की याद आ रही होती है। तो इंस्टिंक्टिवली वो जान रही है कि ये घूल उसका भाई हो सकता है, लेकिन तब भी वो कहती है, मतलब सोचती है कि ये तो होना इम्पॉसिबल है लगभग। तभी उन एडवेंचरर्स की नज़र उस स्वॉर्ड पे जाती है जो कि क्रोम अपने साथ लाया था। तो पूछते हैं कि ये क्या तलवार तुम्हारी है? लेकिन तभी वो उस तलवार को गौर से देखती है और फिर उसे पता चलता है नहीं, ये तो मेरे भाई की तलवार है और उस पर लिखा होता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, जस्ट मेरा इंतजार करना। तो अब उसे पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि उसके भाई ने उसकी जान बचाई और वो रोने लगती है। तो अब क्रोम भी ठान लेता है कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी तरह इंसानी फॉर्म लेकर अपनी बहन से यूनाइट होगा, लेकिन उसके लिए उसे लेवल अप करना होगा। और फिलहाल वो लेवल 14 बगबियर्स का शिकार कर रहा होता है, जिससे कि उसे 15 एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं और मरे हुए बगबियर्स को खा जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। कितना आयरॉनिक है, एक बार बगबियर्स ने इसे खा लिया था और अब ये बगबियर्स को खा रहा है। लेकिन जब वो एक्सपी चेक करता है तो अब भी उसका लेवल 18 का 18 ही रहता है, तो उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ाना होगा। तो अब वो सोचता है कि अब तो उसे रिस्क उठाना ही पड़ेगा
उससे ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर से पंगे लेने पड़ेंगे। लेकिन जब वो पंगे लेने के बारे में सोच रहा होता है तो पंगा उसे लेने के लिए आ जाता है और एक अटैक उसकी तरफ लॉन्च होता है जिसे वो किसी तरह डॉज कर लेता है। तो तभी उसके सामने आता है कि एक लेवल 21 गारगोइल उससे मुकाबला करने के लिए आ गया है और फिर वो क्रोम पर हमला कर देता है। तो ये देखकर क्रोम थोड़ा सा शॉक है कि लेवल 20 के ऊपर के मॉन्स्टर जिस एरिया में वो है वहां तो होने नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया। अब गारगोइल उस पर एनर्जी बीम का हमला कर देता है। अब मुझे पता नहीं है आग है कि क्या, लेकिन मैं इसे एनर्जी बीम कहूंगा। तो इससे उसका थोड़ा सा बॉडी जल जाती है। वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है लेकिन गारगोइल उसे डॉज कर जाता है और उस पर क्लॉ मार देता है। तो ये मॉन्स्टर बहुत ही टफ है उसके लिए। ये उड़ भी सकता है और उड़ते हुए फ्लेम से अटैक भी कर सकता है और पास आने पर इसके पास पंचेस भी है। और अब वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई उसके पास चांस है गारगोइल को हराने का। उगर को तो उसे इसलिए हरा दिया क्योंकि कालमिया ने उसका एक हाथ काट दिया था। तो डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से कट लेना चाहिए। तो भागता है लेकिन ये गारगोइल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। गारगोइल पर मुक्का मारने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका स्कल बहुत ज्यादा टफ है और इनफैक्ट गारगोइल ने तो स्वॉर्ड भी उठा ली है और अब वो क्रोम पर ही स्वॉर्ड से हमले करने लगा है। और अब भागते भागते क्रोम एक खाई की तरफ आ गया है। अब यहाँ पर गारगोइल भी आ गया जो कि अब उस पर फ्लेम फेंक देता है और जब आग हटती है तो उसे कहीं भी क्रोम दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो गॉब्लिन ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया, कम से कम उसकी जली हुई बॉडी तो दिखनी चाहिए थी। लेकिन क्रोम, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने इस डंजन का अच्छा खासा सर्वे कर लिया होता है। तो वो डंजन के एक किनारे से चढ़कर डंजन की छत पे चिपक गया होता है और अब वो गारगोइल के ऊपर से उसके ऊपर कूद जाता है और इसके बाद वो अपने दांतों से उसका पंख काट देता है और गारगोइल को जमीन पे लाकर उस पर घूसों की बारिश कर देता है। और घूसे और क्लॉस का इस्तेमाल करने के बाद वो गारगोइल को भी मार देता है, जिसके बाद वो कॉन्ग्रेचुलेशंस लेवल 18 से लेवल 20 तक पहुंच जाता है। और इसके बाद अब उसका नेक्स्ट इवोल्यूशन भी आ जाता है, तब वो फाइनली घूल से इवॉल्व हो पाएगा। तो अब उसका नेक्स्ट इवोल्यूशन होता है शेप शिफ्टर और वो देखने के लिए एक पानी के पास जाता है कि वो अब कैसा दिखता है। होपफुली वो थोड़ा और ह्यूमन दिखे, लेकिन जब वो चेक करता है तो देखता है कि वो तो थोड़ा और ही ज्यादा मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा है। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि ये बंदा इवॉल्व करते करते स्पीशीज ही बदलता जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। शेप शिफ्टर बनने के बाद उसके मुंह पर एक मास्क जैसा कुछ उग आया है जो कि वो निकाल नहीं पा रहा होता है और अब वो साइज में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यार ये क्या हो गया, मैंने तो पढ़ा था कि इवॉल्व होके होके मॉन्स्टर्स उस फॉर्म में बदलते हैं जो वो डिजायर करते हैं, और मैंने डिजायर किया था कि मैं किसी तरह ह्यूमन जैसा दिखने लगूं, लेकिन ये तो मैं मॉन्स्टर जैसा दिखने लग गया। ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन तभी वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है। शेप शिफ्टर एक ऐसा अनडेड मॉन्स्टर जो कि लिविंग के अटैक को इमिटेट करके उन पर अटैक कर देता है। ऐसा कहा जाता है जो भी शेप शिफ्टर का असली रूप देख ले वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि वो लिविंग फॉर्म को इमिटेट कर सकता है और अब वो अपनी स्किल चेक करता है। लेवल 20 शेप शिफ्टर, उसकी स्किल से रीजनरेशन और मैस्क्वेरेड और उसके सारे स्टैट्स भी बढ़ चुके हैं, जैसे कि HP, MP, अटैक, डिफेंस एक्सेट्रा। लेकिन सबसे ज्यादा उसे जो इंटरेस्टिंग लगा वो थी उसकी स्किल मैस्क्वेरेड, जिससे कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शेप शिफ्टर है तो वो हो सकता है कि वो इंसानों का रूप भी धारण कर पाए। और अब वो इसे टेस्ट करता है तो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है मास्क्वेरेड, जिसके बाद उसका मास्क उड़ने लगता है और ग्रीन एनर्जी उसकी बॉडी को कवर कर लेती है और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब वो चेक करता है तो देखता है कि वो पुरानी बॉडी में आ गया है और ह्यूमन जैसा दोबारा दिखने लगा है। लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ किसी मॉन्स्टर के हाउल करने जैसी होती है और उसके सर की तरफ एक बोन का मास्क भी है और उसके दांत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ह्यूमन। तो ये सब देख जानकर वो बहुत खुश है, लेकिन उसे महसूस हो रहा होता है कि उसकी पावर ड्रेन हो रही है।
तो ये क्या हो रहा है पता लगाने के लिए वो सिस्टम में चेक करता है। तो बताता है कि मैस्करेड स्किल यूज करने पर एक मैजिक पॉइंट हर 10 मिनट में घटता रहेगा। क्रोम के मैजिक पॉइंट से 26 यानी कि वो मैक्सिमम 26 मिनट तक ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है। आई एम सॉरी 260 मिनट तक यानी कि लगभग 4 घंटे। एनीवेज, तो अब वो सोचता है इससे निपटने का सल्यूशन तो सिंपल है, उसे बस अपना एमपी बढ़ाना है जिससे कि वो और भी ज्यादा समय तक अपने ह्यूमन फॉर्म में रह पाए और उसके नेक्स्ट इवोल्यूशन पे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और ज्यादा एमपी गेन करने के बाद और भी ज्यादा इंसानों जैसी शख्स और सूरत हासिल कर सकता है। और अब वो डिटरमाइन हो जाता है कि अब वो और ज्यादा लेवल अप करेगा। साथियों, अगर अब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज टाइप करिए क्रोम ताकि मैं जान सकूं आपने इस वीडियो को देखा, और थैंक्स इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। तो चलिए चलते मानहुआ पर। तो अब क्रोम डंजन में भटक रहा होता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि भूकंप आ गया हो। एकदम से डंजन शेक करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डंजन रुक जाता है। तो अब क्रोम सोचता है ये तो कहीं डंजन डिजास्टर तो नहीं जिसे मुझे पढ़ाया गया था। तो बेसिकली डंजन्स ऐसे बनते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर जब मर जाते हैं और दफन हो जाते हैं तो उनकी बॉडी से माना इम्यूनेट होता है, जिससे कई सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर उनके पास आकर बसने लगते हैं और फिर इसे ही डंजन कहते हैं। लेकिन जब मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर कुछ और ऐसी घटना घट जाए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो तो माना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद मॉन्स्टर्स अपना होशो हवास खो देते हैं और इंसानों पर और किसी भी लिविंग चीज पर हमला कर देते हैं। इसे डंजन डिजास्टर कहते हैं। तो अब वो सोचता है कि ओगर और गारगोइल का अपीयर होना ये भी डंजन डिजास्टर के संकेत है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर आए जहाँ उन्हें होना नहीं चाहिए। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक और गारगोइल लेवल 20 का उसके पास हमला करने आ जाता है। तो अब वो समझ जाता है कि डंजन डिजास्टर होने वाला है और उसे जल्द से जल्द इंसानों को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन फिलहाल उसे गॉब्लिन से निपटना है, आई मीन गारगोइल से। तो गारगोइल तलवार से उस पर हमला कर देता है। इसके जवाब में क्रोम एक पत्थर उठा के गारगोइल पर फेंक देता है। अब उसके पास क्लॉज नहीं है और वो ह्यूमन फॉर्म में भी है तो अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाएगा और फिर ये गारगोइल अपने फ्लेम से उस पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह वो इसे डॉज कर देता है और दोबारा अपने शेप शिफ्टर फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ ओरिजिनल मॉन्स्टर स्ट्रेंथ की हो जाती है और वो एक मुक्का उस गारगोइल पर जड़ देता है। लेकिन गारगोइल थोड़े से कम अकल के मॉन्स्टर होते हैं। जरा सा गुस्सा आने के बाद वो डायरेक्ट चार्ज कर देता है और क्रोम को ये पता होता है कि भड़काए जाने पर गारगोइल सीधा हमला करता है और इसी का फायदा उठाकर वो एक बड़ा सा राइट हुक गारगोइल पर जड़ देता है, जिससे कि गारगोइल वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद उसे 90 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं और अपनी रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल करके वो थोड़ी बहुत चोटों जो उसे आई थी उन्हें भी हील कर लेता है। और ये सोचकर कि अब वो गारगोइल को इतनी आसानी से हरा पा रहा है, वो बहुत खुश है कि उसने बहुत मेहनत की और बहुत आगे बढ़ गया और बहुत स्ट्रांग बन गया। वो थैंकफुल है कि अभी भी उसके पास इंसानों का तेज दिमाग है। मॉन्स्टर्स पावरफुल तो है लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब तो उसके पास दिमाग के साथ साथ रीजनरेशन भी है और मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ भी। तो ऐसे में उसके लिए लेवल अप करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन इजी की जगह चीजें और ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो कई सारे गारगोइल्स और आ जाते हैं उस पर हमला करने के लिए और क्रोम को भी समझ आ जाता है कि एक साथ तो इतने सारे गारगोइल का सामना वो भी नहीं कर पाएगा। तो भागने लगता है और किसी तरह एक जगह छुपकर उन्हें चकमा दे देता है। अब चीजें उसके सामने साफ है कि डंजन डिजास्टर होने वाला है। डंजन में जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से माना बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मॉन्स्टर्स ताकतवर हो रहे हैं। तो उसे किसी भी तरह अपना नेक्स्ट मूव जल्द से जल्द प्लान करना होगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। तो अब भी वो गारगोइल से लड़ रहा है और आसानी से वो अपने क्लॉज से गारगोइल को घायल करके मार डालता है और उसके बाद लेवल 21 तक पहुंच जाता है। और फिर वो सोचता है कि उसका नेक्स्ट इवोल्यूशन होगा लेवल 50 पे और अपनी रीजनरेशन स्किल की मदद से वो आसानी से इसे हासिल भी कर पाएगा। लेकिन अभी डंजन में चीजें बदल गई है। तो ऐसा एरिया जहां पर बस सी रैंक मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे,
अब वहाँ डी रैंक मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो यानी कि डंजन डिजास्टर और भी ज्यादा करीब आता जा रहा है। अगर कुछ ना किया गया तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर डंजन्स के बाहरी एरिया में आने लगेंगे, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और बाहर वालों के लिए तो ऑफकोर्स होगा। तो बहुत सोच विचार के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि डंजन डिजास्टर को रोकने का तो बस एक ही तरीका होता है, डंजन के बॉस को हराने का। लेकिन ये कहने से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और सोचते सोचते उसे कदमों की आहट आती है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि कुछ इंसान वहां आए हुए हैं। तो इनमें से एक इंसान जिसका नाम होता है फ्रे, लेवल 20, वो भी समझ जाता है कि इतने सारे डी रैंक मॉन्स्टर्स बाहरी एरिया में आ गए हैं, यानी कि डंजन डिजास्टर आने वाला है। और उसका साथी लेवल 19 गुइडो, जो कि कार्चर होता है, वो कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द गिल्ड जाकर डंजन डिजास्टर की रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन इनकी एक साथी लेवल 18 की शैली कहती है कि हमें वापस नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं पर रहकर बॉस से बैटल करनी चाहिए और उसे हरा देना चाहिए, इससे पहले ही कुछ अनहोनी हो जाए। क्रोम डिसाइड करता है कि इंसानों से वो फाइट नहीं करना चाहता, तो उसे किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए। इनके लेवल उससे तो कम है, लेकिन तब भी वो इंसानों को मारना नहीं चाहता। लेकिन ये पार्टी थोड़ी बहस कर रही होती है, तो गुइडो कहता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और जल्द से जल्द गिल्ड लौट जाना चाहिए। लेकिन इनका साथी फ्रे कहता है कि वो लौटना थोड़ा अच्छा मूव नहीं होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले डिस्कवर किया है कि डंजन डिजास्टर होने वाला है और जैसे जैसे टाइम पास होगा डिजास्टर और भी ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा, तो हमें बॉस से बैटल करनी चाहिए। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो कि जब डंजन डिजास्टर होता है तो डंजन का बॉस भी माना की वजह से और पावरफुल हो जाता है और हमें यहाँ के बॉस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बॉस बैटल करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन तभी फ्रे के बारे में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी है और वो कहता है कि इस डंजन को क्लियर करने के बाद हमें बहुत सारा फेम और फॉर्चून मिलेगा, तो क्या कहते हो? तो फिर शैली और फ्रे मिलकर गुइडो को कन्विंस करने लगते हैं कि हमें यहाँ रुककर मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मॉन्स्टर बाहर निकल गए तो इस एरिया का कॉमर्स ध्वस्त हो जाएगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और कई सारे बच्चे अनाथ वगैरह हो जाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा वगैरह वगैरह। तो अब शैली कहती है प्लीज सब मेरा साथ दो, मेरे होम टाउन को भी ऐसे एक डंजन डिजास्टर में मारे गए थे, तो प्लीज मेरा साथ दो। अब फ्रे कहता है मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और जान का खतरा भी है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन एज ए एडवेंचरर ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें। लेकिन भाई सुरक्षित तो तू तब भी रख सकता है जब तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गिल्ड को इन्फॉर्म कर और ज़्यादा साथी लेकर आ। एनीवे, तभी गुइडो को क्रोम की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और वो एक एरो शूट कर देता है क्रोम पर, जो कि बाल बाल उसे डॉज कर देता है। तो दरअसल ये गुइडो की स्किल आई ऑफ आर्टेमिस का कमाल है, तो क्रोम को भी अब भागने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी से अपनी मैस्कुरेड स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर जब फ्रे उसे मॉन्स्टर समझ के हमला करने वाला होता है तो वो अचानक से रुक जाता है कि अरे ये तो एक ह्यूमन है। और फिर क्रोम कहता है मैं एक एडवेंचरर हूँ, ओह सॉरी अबाउट दैट, मुझे लगा तुम कोई मॉन्स्टर होगे। गुइडो पूछता है तो तुम यहाँ कैसे आए? क्रोम कहता है मुझे पता नहीं था कि आप एडवेंचरर हो या लुटेरे, इसलिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ था। तो इस पर ये लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन तब भी गुइडो को उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा होता है। तो आई ऑफ आर्टेमिस की मदद से उसे थोड़ा बहुत अजीब सा ऑरा इस लड़के पर महसूस हो रहा होता है। तो अब फ्रे भी थोड़ा बहुत समझने लगता है कि इसके कपड़े तो फटे हुए हैं और उसके दांत भी बहुत ज़्यादा शार्प है, तो हो सकता है कि ह्यूमन ना हो। तो अब आगे फ्रे, गुइडो और क्रोम के बीच में क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।